नमस्कार। आज हम अयोग वा पर चर्चा करेंगे। पहली वीडियो में हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था। अ से लेकर ओ तक 11 स्वर होते हैं। अंग और अ ये दोनों अयोग वा हैं। अंग के ऊपर जो एक अनुस्वार लगा है इसी को हम अनुस्वार कहते हैं, और जो बिंदु रूप में वर्णों के ऊपर लगाया जाता है, और विसर्ग भी ये 2 डॉट ऊपर और नीचे इस तरह से वर्ण के साथ लगाए जाते हैं। इनका प्रयोग मात्राओं की तरह से होता है, इसलिए इनको स्वरों के साथ ही पढ़ाया जाता है, किंतु ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। इन दोनों का उच्चारण स्वरों के बाद ही संभव होता है। यहाँ देखें आप, अ स्वर है, इसके ऊपर अनुस्वार लगा है, ये स्वर के साथ आया है। इसी तरह विसर्ग भी यहाँ अस्वर के साथ इसको लगाया गया है। तो अब देखते हैं अयोग वा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अयोग वा, अ का अर्थ होता है नहीं, योग जुड़ना, वा साथ रहना। ये योग ना होने पर भी जो साथ रहे, इनको हम अयोग वा कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। अब इनको और थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए हम देखें, यही लिखा है संयम। संयम, यहाँ सा के ऊपर अनुस्वार है, अतः यहाँ ता के साथ विसर्ग लगी हुई है। अब सं का हम विग्रह करके देखते हैं। ये देखें स, पहले इसमें है हम स को स्वर रहित करेंगे। पहले स है स्वर रहित, उसके बाद इसमें आ का योग हुआ है, और उसके बाद आ के साथ जो है ये अनुस्वार लगाया गया है स्वर के बाद। इसी तरह तह का अगर देखें, तह को अगर इसको पहले हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें पहले स्वर रहित ता है, उसके साथ फिर अस्वर है मिला हुआ, इसमें योग हुआ है, और आ के बाद यहाँ फिर यहाँ विसर्ग लगा है स्वर के साथ। तो सा में आ स्वर का योग हुआ है, आप देखें आ का योग हुआ है, किंतु अनुस्वार जो है ये स्वर के साथ इसका योग नहीं हुआ, ये अलग से यहाँ ऊपर लगाया गया है। इसी तरह से यहाँ विसर्ग में भी इसका यही रूप देखने को मिलता है। दूसरी बात, यहाँ अनुस्वार का प्रयोग स्वर के साथ होता है, उसके बाद होता है। व्यंजन के साथ इसका प्रयोग कभी नहीं होता। तो ये अयोग वा का यही अर्थ है कि ये पूरी तरह से इनका योग नहीं होता स्वर या व्यंजन के साथ, इसलिए इनको अयोग वा कहा जाता है। अब इनको अनुस्वार और विसर्ग को थोड़ा विस्तार से हम समझ लेते हैं। अनुस्वार, इसको इस तरह से डॉट रूप में वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। आम भाषा में इसको बिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे उदाहरण देखें, संयम, मयंक, कंठ, सुंदर। यहाँ संयम में और मयंक में यह अनुस्वार का जो उच्चारण है ये अपने मूल रूप में जैसे इस तरह से हो रहा है, संयम, मयंक। लेकिन आगे देखें कंठ, यहाँ ये अनुस्वार का उच्चारण न मूर्धन्य ना के रूप में हुआ है, क्योंकि अनुस्वार के आगे ये टावर का जो ठा है, इसका जो पंचम अक्षर है न, उसके रूप में होता है। यहाँ सुंदर में भी आप देखें, सुंदर अनुस्वार के आगे द है, और ये तावर का है, इसका पंचम अक्षर जो है न है, और ये इस अनुस्वार का उच्चारण यहाँ न के रूप में होता है। यानी कि यहाँ पे ये किसी वर्ग का कोई अनुस्वार के आगे अगर किसी वर्ग का वर्ण है तो इसका उच्चारण उसी के अनुसार, उसी के पंचम अक्षर के अनुसार होता है। जैसे यहाँ कंठ, यहाँ इस अनुस्वार का उच्चारण जो मूर्धन्य न है, स्वर रहित, ये आधा ना उसके रूप में हुआ, और यहाँ न के रूप में हुआ है। इसी तरह से अनुस्वार का एक दूसरा भी रूप होता है। जैसे जब हम किसी वर्ण का उच्चारण मुख और नाक दोनों से करते हैं, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। उसका लिपि चिन्ह इस तरह से चंद्र बिंदु होता है, इस तरह से होता है। इस पर चर्चा हम विस्तार से करेंगे आगे किसी वीडियो में। तो आप देखते हैं विसर्ग।
विसर्ग इस तरह से वर्ग के आगे 2 डॉट ऊपर और नीचे लगाए जाते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्वर रहित ह के समान होता है और विसर्ग जो है ये केवल संस्कृत के जो मूल शब्दों में ही आता है। ये तत्सम शब्द जो हिंदी में कुछ संस्कृत के जिनका प्रयोग है, जैसे अतः, अतः, प्रतः, दुख, यहाँ देखें इनमें ह का मतलब स्वर रहित ह का उच्चारण होता है। अतः, प्रातः, दुख इत्यादि। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।